मेरे प्यारे बिहार वासियों, आप सबों को ढेरों प्यार। उम्मीद कर रहे हैं आप जहां हैं स्वस्थ हैं और अपने मंजिल की ओर अग्रसर हैं। आज का विषय आप देख करके ही समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसके वजह से पूरा बिहार परेशान है। तो उसी मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए आप लोग के बीच आए हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। एक परिवार था जिसमें उसका एक बेटा था। उस परिवार में एक बूढ़ी मां थी, छोटी छोटी बहन थी, लोग थे, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए परिवार के सदस्यों ने मिलकर के यह डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने बच्चों का शादी कर दे ताकि कोई काम करने वाली आ जाए। तो थोड़ा बहुत ये मान सकते हैं कि उन लोगों ने कंप्रोमाइज करके एक लड़की से शादी की। हो सकता है लड़की देखने में बहुत खूबसूरत ना हो, लेकिन इतनी तो थी कि वो घर का पूरा जिम्मेदारी को उठा ली। लेकिन चूंकि यह शादी पहले से ही एक साजिश था। साजिश इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने बेटे की शादी की थी और बहू को लाया था। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी जरूरत पूरी होने लगी, पत्नी में या कहें कि बहू में कमियां निकालना शुरू कर दिया गया। तुम्हें खाना बनाने नहीं आता है, तुम्हें सास ससुर का इज्जत करना नहीं आता है, तुम्हें बच्चों के साथ व्यवहार करने नहीं आता है। हजारों गलतियां रोज रोज पर रोज निकालते गए। लेकिन उस बहू ने इसे अपना भाग्य समझा और इसे सहती गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन उस लड़के ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। मतलब कि सौतन लाने की व्यवस्था की गई। तब जाके वो साधारण सी दिखने वाली महिला, जो अब तक परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए उनकी सारी बातों और लातों को सहते हुए अपना फर्ज और धर्म निभाया, अब वो बगावत पे उतर गई। क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त है, सौतन बर्दाश्त नहीं होगा। यही हाल हमारे कमोबेश बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ है। नीतीश कुमार को लगा कि बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है और उनको पेमेंट देने के लिए पैसे की दिक्कत है, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। शिक्षा भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव किया और उस बदलाव के तहत जो है लगभग 3-3.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की। और उसके बाद जैसे उनकी जरूरत इन शिक्षकों से पूरी होती गई, वैसे वैसे इन शिक्षकों को मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि कांटा समझकर उसको बाहर फेंकने का एक से बढ़कर एक षड्यंत्र किया जाने लगा, जिसका एक सबसे खतरनाक षड्यंत्र आप लोग के बीच है, जो ये है आप लोग के बीच। आप देख सकते हैं सारा विवाद इसी के वजह से है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के अस्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि अब पूरे भारत के लड़के, पूरे भारत के छात्र और छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे। चलिए, तो ये नया जो नियम आया है, एक तरह से सीएम नीतीश कुमार ने पूरे देशवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। कहने का मतलब ये कि अपने घर में भले 2 टाइम भोजन नहीं मिल रहा हो, लेकिन दूसरे के घर में चूल्ही कैसे जलेगी, ऐसे महानुभाव को मेरा भी सत नमन है। ऐसे महानुभाव सदियों में कभी कभी पैदा लेते हैं, जो अपने बाल बच्चों को भूखा छोड़ करके दूसरे के बाल बच्चों के लिए पूरे तत्पर रहते हैं। ऐसे महानुभाव को मेरा भी सत नमन है। इस
फैसले का मतलब दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी बनेंगे बिहार में टीचर। नीतीश सरकार ने बदली शिक्षक भर्ती नियमावली। शिक्षक बहाली में बिहार के अस्थायी नियुक्ति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे और टीचर बन सकेंगे। पिछले 11 दिनों में शिक्षक भर्ती नियमावली में 8 संशोधन किए जा रहे हैं और ये सारे के सारे संशोधन का संबंध इतना ही है कि किसी भी तरह से जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बाहर कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लेकिन उस सारे बदलाव को हमारे बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात सौतन लाने की हो गई तो फिर उसे हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में बिहार के महानुभाव, मतलब क्या नाम दें उनको, क्या उपमा दें, महान शिक्षा मंत्री जो आज तक कभी हुए नहीं ऐसा, जिनका नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उन्होंने जो है बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए बिहारी को काबिल ही नहीं माना है। इन्होंने क्लियर कह दिया है कि बिहार में मैथ, साइंस और अंग्रेजी पढ़ाने वाले योग्य आवेदक कम है, इसीलिए देश के टैलेंट को बिहार में टीचर बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अब बताइए, मतलब पहले राजतंत्र था तो राजा कोई बात अगर बोल दिया, चाहे वो गलत ही क्यों ना बोला, तो सारे मंत्री उस गलत बात को सही साबित करने में लग जाते थे। यह घटना कम बेस वैसी ही है। नीतीश कुमार ने एक बहुत गलत निर्णय लिया और उनके इस गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए नीतीश कुमार को ही और दलदल में फंसा रहे हैं उनके मंत्री, जो इतना बर्बाद स्टेटमेंट दे दिया। पूरे बिहार के शिक्षक, छात्र और बिहार के जो भी मतलब नवयुवक हैं, ये समझ लीजिए उनको एक तरह से चुनौती दे दी गई कि बिहार में मैथ, साइंस और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग ही नहीं हैं। तो नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा यह सवाल है कि आपके मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, यह स्टेटमेंट ही आपके सरकार के, कहा जाता है, शासन की ताबूत की अंतिम किल साबित होगी। आप इस बात को लिख कर रख लीजिए। हम अगर इतिहास में नहीं जाएं, हम इतिहास में नहीं जाएंगे, एकदम वर्तमान स्थिति बताएंगे कि बिहार के बच्चे, बिहार के छात्र और बिहार के टैलेंट ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अपना परचम लहराया है। इसके लिए मुझे इतिहास में नहीं जाना है, मैं इतिहास में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं आज पिछले 2-4 साल के अंदर में जो घटनाएं घटी हैं, जो बातें हुई हैं और बिहार के बच्चों ने बिहार की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए जो स्थान लिया, उसके बारे में देखिए। आज देश का हर 12वां अधिकारी बिहार का निवासी है। आज देश सोचने वाली बात है, आज देश का हर 12वां अधिकारी बिहार का निवासी है और वो कह रहे हैं हमारे यहां साइंस के, मैथ के, अंग्रेजी के योग्य कोई छात्र ही नहीं है जो शिक्षक बन सके। यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बनने में बिहार का टैलेंट दूसरे नंबर पे है। 2021 तक देश की ब्यूरोक्रेसी में यूपी के 717 और बिहार के 452 आईएएस थे। चलिए, पूरे भारत ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे विश्व में अपना टैलेंट का लोहा मनाने वाला सुपर 30 है ना, उसकी सम्मान पूरी दुनिया करती है। उसका संबंध शायद नीतीश कुमार को पता हो और उनके शिक्षा मंत्री को पता हो, बिहार से ही है। तीसरा बात, इस वर्ष की बात करते हैं तो यूपीएससी टॉपर, ऐसे पहला स्थान जिनका आया, उनका भी संबंध कहीं ना कहीं बिहार से है, लेकिन कुछ उसको लेकर के विवाद है। तो चलिए हम टॉपर को छोड़ देते हैं, लेकिन जो दूसरा स्थान लाई गरिमा लोहिया, वो भी तो अपने बिहार की ही ना है। और पहला स्थान जिन्होंने लाया इशिता किशोर, वो भी मूल रूप से बिहार की ही बेटी है। दादा की तरफ से भी और नाना की तरफ से भी ग्रेटर नोएडा के जलवायु बिहार में यह परिवार रहता है, लेकिन इशिता मूल रूप से पटना सिटी की रहने वाली, यानी पटना सिटी का मतलब पटना साहिब की रहने वाली, और इनका ननिहाल जो है सासाराम में है। नाना जी पटना में न केवल रहे हैं बल्कि एक जमाने में शहर के जो थे प्रतिष्ठित समाज सेवी थे। तो बिहार के टैलेंट के बारे में आपके राय की जरूरत हम बिहारियों को नहीं है कि बिहार में कितना टैलेंट भरा पड़ा है। नीतीश कुमार जी, अगर आपके शासन को, इतिहास को देखा जाए तो आपकी छवि क्लियर नजर आती है। आप
जरूरत के हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट बदल लेते हैं, अपना विचार बदल लेते हैं। जब जरूरत थी आपको बिहार में शासन करने की तो आप बिहारियों का बात करते थे। आज आपकी जरूरत है प्रधानमंत्री बनने की तो आप भारत की बात कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम ये क्यों कहे कि आपका जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है। आपने जो भी किया है, जो भी बोला है और जो भी नियम बना रहे हैं, इसको लेकर एक बार फिर से आप विचार कीजिए, वरना बिहार के अगर छात्र फिर से उग्र हो गए, आंदोलित हो गए, तो अब की बार उनके आंदोलन को तो रोकना छोड़िए, आपको अपनी सत्ता बचाने में ही पूरा जीवन गुजर जाएगा और फिर दोबारा प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, अब आप मुख्यमंत्री भी नहीं बनने वाले हैं। इस बात को लिख कर रख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप फिर से सत्ता पाना चाहते हैं तो जो भी नियम है, जो भी नियम आपने बनाया है, उस पर पुनर्विचार कीजिए। याद रखिए, देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आईएएस का एग्जाम। जो लोग आईएएस बन चुके हैं 20 साल बाद उनको फिर से आईएएस का पेपर दे दीजिए, क्या वो पास करेंगे? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए नीतीश कुमार जी। जो लोग आईएएस बन चुके हैं, ये बताइए, अगर उनको हम 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद हम कहें कि आपका फिर से परीक्षा लिया जाएगा तभी आप नौकरी में रह पाइएगा, तो वो लोग तो बन ही नहीं पाएंगे। तो ये बेचारे नियोजित शिक्षक जिसको आप 5,000, 6,000 रुपया पे क्या सोच के रखे थे, और जब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उसमें जोड़ लिया, अब उनका एज खत्म हो गया, अब वो कोई दूसरे काम करने के लायक नहीं बचे हैं, तो आज आप उनके काम पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और उनको नौकरी से बाहर करने का एक के बाद एक षड्यंत्र पैदा कर रहे हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी हम ये कहना चाहेंगे कि जब बिहार के लोग योग्य नहीं हैं शिक्षक बनने के लिए, तो आप यह भी बात दिमाग खोल के रख लीजिए, बिहार के नेता भी योग्य नहीं है शासन करने के लिए, तो क्या दूसरे प्रदेश से हम लोग नेता को मंगवाएं? आप ही बताइए। आपने तो बड़े आसानी से कह दिया कि बिहार के छात्र योग्य नहीं है, तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं नीतीश कुमार को लोग वोट मजबूरी में देते हैं, क्योंकि आज के डेट में सीएम फेस कोई नहीं है, बिहार में कोई नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को लोग मजबूरन वोट देते हैं। और सही पूछा जाए तो नीतीश कुमार को वोट ऑफ परसेंटेज भी देखा जाए ना, तो वो तो कभी राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। हमारे लोग, हम बिहारियों के पास कोई सीएम फेस ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग भी अब सोच रहे हैं कि अब हम लोग भी बाहर से चेहरा मंगाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी ही होता है कि आप जो सोच लीजिएगा, जो कह दीजिएगा, जो कर लीजिएगा। अरे बिहार किसी का नहीं है भाई, बिहार बिहारियों का है, बिहार किसी का नहीं है। ये बहुत बड़े गलतफहमी में है कि हमने 15 साल 20 साल से शासन किया है तो हम कोई भी डिसीजन ले लेंगे और हमारे बिहार के लोग चुप रहेंगे, आप लाठी चलवा देंगे हम लोग चुप हो जाएंगे, आप जो भी निर्णय लेंगे हम लोग सहमति दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र है, याद रखिएगा, लोकतंत्र है, याद रखिएगा। अगर आपकी नजर में बिहार के छात्र योग्य नहीं है तो हम बिहारियों के नजर में आप नेता लोग भी योग्य नहीं है, और आप लोग को भी उठा के हम लोग पटक देंगे। लिख के रख लीजिएगा, ऐसे थोड़ी किया जाता है। आज हम जब शिक्षक भर्ती के लिए छात्राओं को तैयारी कराते हैं तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो 2-2, 3-3 बच्चा लेकर के आती है बेचारी। उनके स्थिति को देख लीजिएगा ना तो आंख से आंसू आ जाएंगे। परिवार उन पर निर्भर हो चुका है, परिवार का खर्च, 2 वक्त का भोजन का व्यवस्था करती है, बच्चे को पालती है। आप ही ने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। ये क्या है? आपकी नीति अब सबको समझ में आ रही है, आपकी नीति सबको समझ में आ रही है। जब आपने देखा कि जाति धर्म के आधार पर बिहार का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, तो आपने लिंग के आधार पर बिहार का बंटवारा कर शासन सत्ता का सुख भोगा है। लेकिन जिस स्त्रीलिंग ने, जिस महिलाओं ने आपका पूरा साथ दिया, आप उनके दुश्मन है, यह बात याद रखिएगा। एक तरफ 50% महिलाओं को आपने आरक्षण दिया और आप जानते हैं कि ये महिलाएं बीपीएससी परीक्षा में कभी किसी कीमत पे उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगी, तो आपने दिया क्यों? उनको नियोजित किया क्यों? अपमान करने के लिए ना। ये तो और बुरा बात हुआ कि एक आदमी खाना नहीं देता है, एक आदमी खाना देकर मुंह से छीन लेता है। जो खाना नहीं दिया वो तो गलत है ही, लेकिन जो खाना देकर मुंह से छीन लेता है ना, वो बहुत बड़ा पापी अधर्मी कहलाता है, याद रखिएगा। तो चूंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूं और छात्रों के ऊपर कोई भी समस्या आती है तो वो समस्या शिक्षक के लिए भी होती है, इसीलिए मैं इस टाइम में आया और अपना विचार रखा। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग
एकदम अनुशासनात्मक तरीके से ही सही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है नीतीश सरकार अपने इस फैसले को बदलेगी, परीक्षा प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश करे। जो लोग पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनको कुछ आसान नियम बना करके उनको रख ले। आगे से जो भी नियम बनाना है बनाइए, हम सब बिहारी लोग आपको माफ कर देंगे और यह समझ लेंगे कि सुबह का भूला शाम में घर वापस आ गया है, वह भूला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।